हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग मणिपुर के बारे में चर्चा करेंगे कि हम आज की डेट में देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ स्थिति बनी हुई है और क्या ही एक गंभीर सोचनीय विषय जो है वहाँ पे बना हुआ है और कैसे वायलेंस वहाँ पे हो रहा है। तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है कि जिस वजह से जो है ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो क्या इसका हम ये बेसिकली ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो परिस्थिति बन के आई हैं ये क्या आज की इमीडिएट कॉज के वजह से हो रही है या ऐतिहासिक कोई कारण भी रहा है। तो हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसको हम समझेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम का लिंक है, इसमें आपको इस लेक्चर की पीडीएफ है और बाकी जितने भी लेक्चर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी। और आप जाके इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को भी लाइक शेयर कर दीजिए। तो बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि मणिपुर की स्थिति के बारे में जानते हैं कि मणिपुर हमारे भारत के मैप में कहाँ पे शो होता है और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये देखिए, तो ये मणिपुर का ये नॉर्थ ईस्ट का बेसिकली मैप है और यहाँ पे ये मणिपुर दिखाया गया है। तो ये हमारे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और इसमें जो है 7 सिस्टर जो हम नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं ना, तो 7 सिस्टर में हमारी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 जो स्टेट हैं ये बेसिकली 7 सिस्टर्स का पार्ट है। तो इसमें से एक जो पार्ट होता है वो हमारा मणिपुर का है, ठीक है ना। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है और इसमें जो अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें या इसके हम पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं तो इसको नॉर्थ में जो है नागालैंड से इसके बॉर्डर मिलते हैं। और अगर वेस्ट की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में ये आसाम से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दक्षिण में जो है मिजोरम से। और इसकी एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, वो है म्यांमार। तो ये तो हमने इसकी बाउंड्रीज के बारे में समझ लिया और अब इसको आप देखते हैं कि मणिपुर का मैप समझते हैं कि मणिपुर का मैप क्या है। तो बेसिकली ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये बीच वाला ये एरिया जो है ये वैली एरिया में आता है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना साइड में, ये जितना भी एरिया है ये बेसिकली हिल एरियाज में आता है। और ये वैली एरिया जो है यहीं पर इनकी कैपिटल इम्फाल पड़ती है। और ये जो एरिया साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये हिल्स एरियाज में आता है, ठीक है ना। तो हमने इसकी ज्योग्राफी थोड़ा समझ लिया और हमने इसके मैप के बारे में समझ लिया कि किस तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन है। आप थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या बिलोंग कर रही है, कैसी पॉपुलेशन है, कौन कौन यहाँ पे रहता है। तो अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करते हैं मणिपुर के, तो ये 22,327 स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला हुआ है। और इसमें जो वैली एरिया जो है वो 10% है। अभी मैंने बात करी, अभी अब मैंने आपको बताया कि जो है ये जो मणिपुर है ना ये बेसिकली 2 पार्ट में है। पहला एक वैली एरिया हो गया, दूसरा हिल एरिया हो गया। तो वैली एरिया जो बीच वाला जो पार्ट है ये बेसिकली 10% है, ये 10% आता है। और जो बाकी ऑलमोस्ट जो 90% जो एरिया है वो हिल एरियाज में आता है, यानी कि इस साइड में आप देख सकते हैं ये सारा एरिया जो है हिल एरिया में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ना बेसिकली कई ग्रुप्स रहते हैं, बट इसमें ना मेजॉरिटी में 3 ग्रुप्स हैं। पहला हो गया हमारा मैती, दूसरा हो गया नागा और तीसरा कुकी। तो ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं। हालांकि और भी सारे इसमें सब ट्राइब्स भी और सारी आती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं 3 ग्रुप्स की पाई जाती है। तो अगर हम मैती की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर की और ये नॉन ट्राइबल कम्युनिटी में आती है, यानी कि इनको ट्राइबल स्टेटस अभी नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम नागा और कुकी की बात करते हैं तो नागा और कुकी बेसिकली जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं और ये हिल एरियाज में रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए ये नागा ये हो गए और ये साइड में जो है ये हमारे मैती, बीच में जो है मैती हो जाएंगे और ये साइड में कुकी हो जाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि मैती जो है वो वैली में रह रहे हैं और नागा और जो कुकी हैं वो हिल एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये रह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा धर्म के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो ट्राइब्स की हमने बात करी है ये किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं या इनका क्या रिलीजियस फेथ क्या है। तो मैती जो है बेसिकली वैष्णवाइज हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और ये हमने बताया कि ये वैली एरिया में रहते हैं। इनको जो है ट्राइबल जो है राइट्स नहीं मिले हैं, यानी ट्राइबल समुदाय या एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इस वजह से ना ये लोग इनको कुछ चीज़ों से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, इस पर हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के द्वारा जो है ये बोला गया था कि जो मैतीज जो हैं यानी जिनको नॉन ट्राइबल कम्युनिटी जिनको बोला जा रहा है, ये जो है हिल एरियाज में बेसिकली जो ट्राइबल्स जो एरिया है वहाँ पे ये अपनी लैंड नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर नागा की बात करते हैं या कुकी की बात करते हैं, ये जो है क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और ये इनको एसटी दर्जा मिला हुआ है। तो इनके पास कुछ ऐसे राइट्स हैं कि ये वैली में भी जो है अपने चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, उनमें लैंड खरीद सकते हैं और कुछ रिजर्वेशन भी इनको मिले हैं। तो एक कारण यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इनके क्लैश का ये हो रहा है कि इस तरीके से जो है राइट्स का जो है डिवीज़न हो जा रहा है, क्योंकि मैती जो हैं वो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं तो उनको इस तरीके के राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि और जो वैली एरिया है ना, बेसिकली वैली एरिया थोड़ा सा प्रॉस्पेरस है, यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमी अच्छी है और यहाँ पे पैसा ज़्यादा है।
तो इस वजह से जो है मैती को इस सब चीज़ों से थोड़ा वंचित किया गया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है मणिपुर में जितने भी धर्म है तो सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म को फॉलो किया जा रहा है, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जा रहा है। तो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि किस तरीके से वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है और कैसे वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जो अभी जो वायलेंस हो रहा है ना, उसका एक इमीडिएट अगर हम कारण जाने तो ये कारण ये रहा कि 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। अब वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन बेसिकली मैती कम्युनिटी को लेके था। मैती कम्युनिटी को लेके ये था कि जब मैती कम्युनिटी जो है आज़ादी के बाद से ही जो है अपने एक डिमांड रखे हुए है कि हमको एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस पे जो है चर्चा नहीं हो पा रही थी। तो यही जो है कारण रहा कि मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च को एक डिसीजन दिया। उसमें ये बोला कि जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पे ध्यान दे और इस पे जो है कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले 4 वीक के अंदर कि मैती कम्युनिटी को जो है एसटी लिस्ट में डाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये तरीके के जब जो डिसीजन या जजमेंट पास हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो नॉन ट्राइबल ग्रुप थे वो थोड़ा सा नाराज हो गए। अब नाराज होने के बाद जो है वहाँ पे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में एक रैली निकालते हैं कि वो नहीं चाहते कि मैतीस जो है वो एसटी कैटेगरी का दर्जा लें। तो इस वजह से क्या हुआ है, जब वो ये रैली निकालते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और दोनों कम्युनिटी आमने सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे तो हमने ये इमीडिएट कॉज जान लिया, लेकिन क्या इसके पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे ना? ऐसा तो है नहीं कि ये रातों रात तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी कि इतना बड़ा वायलेंस आज हम देख रहे हैं मणिपुर में, और जबकि मणिपुर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट जो है राज्य बना हुआ है। स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है और म्यांमार से इसकी सीमा साझा हो रही है। तो इस तरीके से ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि मात्र ये कारण रहा होगा। तो अगर हम इसके और कारण जाने तो हमें थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, इसका इतिहास को समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं इसके इतिहास को, तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि सबसे पहले मणिपुर का जो नाम था ना वो कांगलेई पाक था, लेकिन एक वहाँ के राजा हुए पम्हीबा, जिनको बाद में उन्होंने अपना नाम गरीब नवाज कर लिया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं आज़ादी से पहले जो मणिपुर था वहाँ पे राजा शासन कर रहे थे और कई शासकों ने वहाँ पे रूल किया है। तो उसी में एक राजा हुए थे पम्हीबा। इन्होंने क्या किया कि मणिपुर का नाम जो है कांगलेई पाक से आज का जो मणिपुर नाम है ये रख दिया, और इन्होंने क्या किया अपना जो धर्म है वो हिंदुइज्म कर लिया, कन्वर्ट हो गए हिंदुइज्म में, यानी हिंदुइज्म को जो फॉलो करने लगे। और ये बेसिकली मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो मैती होने के कारण जो है जो मैती समुदाय है आज की डेट में हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ कि पम्हीबा के बाद जो है कई रूलर्स आए, उन्होंने अपने अपने स्तर से काम किया, अपने अपने टाइम पीरियड में काम किया। लेकिन क्या होता है 1819 में ये घटना होती है जिससे कि थोड़ा सा इतिहास बदलता है मणिपुर का। अब ये घटना क्या हुई कि 1819 में जो है म्यांमार ने जो है जो बेसिकली बर्मा उस टाइम पे कहा जाता था, उन्होंने जो है मणिपुर पे आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद जो है उन्होंने यहाँ के मणिपुर के जो है कुछ जो जगह हैं उसको कब्जे में ले लिया। अब जब कब्जे में लिया ना तो यहाँ के जो लोग थे मणिपुर के ये अपना अलग अलग जगह भागे। किसी को आसाम में शरण मिली, कोई मिजोरम भाग गया, तो कोई नागालैंड, यानी कि जगह जगह जहाँ पे वो बच सकते थे वो भाग गए। तो अब इस तरीके की जब घटना निकल के आई तो यहाँ के जो मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने जो है अंग्रेज से थोड़ा सा हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो अब अंग्रेज हैं तो अंग्रेज बिना किसी प्रॉफिट के तो हेल्प करेंगे नहीं, उनको कहीं ना कहीं कुछ इसमें प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिकली जो मैंने आपको बताया कि जो लोकेशन है मणिपुर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी है। और वो ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से ये बॉर्डरिंग स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे शेयर हो रहा है, तो इस तरीके से ये एक्सेस कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने जो है हेल्प करने का सोचा। तो इसी जो है हेल्प में एक वॉर होता है, एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से लेकर 1826। ये 2 साल ये वॉर चलता है जिसमें जो है अंग्रेज और बर्मा के जो सैनिक हैं वो आमने सामने आते हैं और इसमें अंग्रेज जो है विजयी हो जाते हैं। अंग्रेज जब विजयी हो जाते हैं तो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ यांडबू, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि जो बर्मा ने जो है जो कैप्चर किया हुआ था आसाम, मणिपुर और अराकान जो क्षेत्र है वो उनके हाथ से चला जाएगा और वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि मणिपुर जो है बर्मा से जो है वो आज़ाद कराया गया अंग्रेज़ों द्वारा। अब जब आज़ाद करा दिया गया तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज अपना कोई फ़ायदा नहीं देखेंगे, तो अंग्रेज़ों ने भी अपना फ़ायदा देखा। तो अंग्रेज़ों ने इसमें क्या किया कि इसको जो है एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया। अब प्रिंसली स्टेट का दर्जा क्या हुआ कि अंग्रेज यहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं करने वाले हैं। अंग्रेज जो है अपने किसी प्रतिनिधि को जो है यहाँ पे बैठाएंगे और उसके द्वारा जो है ये शासन करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको प्रिंसली स्टेट बोला गया, क्योंकि अंग्रेज हमने अगर पिछले हम देखें इनकी ब्रिटिश जो स्ट्रेटजीज देखें हम लोग,
तो हम ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज जो है बेसिकली लैंड एरियाज़ को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे शासन करने के लिए डायरेक्टली। अगर हम हिल एरिया की बात करें ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो बचते थे शासन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना चीज़ें थोड़ी सी कठिन पड़ जाती हैं, आर्मी को डिप्लॉय करना है ना, तो इसलिए जो है वहाँ पे वो शासन करना डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है मणिपुर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया। तो हमें ये देख लिया, अब ये मणिपुर जो है प्रिंसली स्टेट बन गया आज़ादी तक। तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, तो उस टाइम पे जो है यहाँ के जो शासक थे वो महाराजा बोधचंद्र सिंह थे, ठीक है ना। तो जब वो अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो यहाँ पे इनका शासन था, और जब अंग्रेज जब छोड़ के गए तो मणिपुर के पास जो है कुछ चॉइसेस थी, क्योंकि हमने देखा था कि प्रिंसली स्टेट को जो है कुछ चॉइसेस मिली हुई थी कि अगर वो इंडिया में शामिल होना चाहें तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहें तो इंडिपेंडेंट भी वो रह सकते हैं। तो इनके पास 3 चॉइसेस थी मणिपुर के राजा के पास। बट क्या हुआ कि 1947 अगस्त 1947 में महाराजा ऑफ मणिपुर यानी कि बोधचंद्र सिंह जी ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर कर दिए। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये बेसिकली 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे निकल के आ रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट हैं अगर वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो उनके पास बेसिकली 2 चॉइसेस हो जाएंगी, अब या तो वो इंडिया में शामिल हो या फिर वो पाकिस्तान में शामिल हो। तो उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिए थे। लेकिन क्या होता है कि 21 सितंबर 1949 को महाराजा ऑफ मणिपुर यानी कि बोधचंद्र सिंह को जो है एक विलय पत्र सौंपा जाता है, मर्जर एग्रीमेंट सौंपा जाता है, जिस पे वो है साइन कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो मर्जर है मणिपुर का, जो अक्टूबर 15 1949 में पूरी तरीके से मणिपुर को शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मणिपुर जो है भारत में शामिल हो चुका है। जब भारत में शामिल होता है ना, तो उस टाइम पे इसको पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिलता है। यानी कि जब हमने देखा था स्टार्टिंग में 4 तरीके के स्टेट बने थे ABCD, तो मणिपुर को जो है इसमें पार्ट सी का दर्जा मिलता है। और 1956 में जो है ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। तो अभी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिलता है? ये 21 जनवरी 1972 को जो है पूर्ण राज्य का इसका दर्जा मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि मणिपुर जो है ब्रिटिश काल के बाद आज़ादी तक और आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई कि इसका इतिहास ये रहा है, किस तरीके से यहाँ पे इसका स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन असल जो समस्या है ना, वो आज़ादी के बाद निकल के आती है। आज़ादी की बात क्या निकल के आती है कि आज़ादी से पहले जो मणिपुर के लोग थे वो एक इस स्टेट को जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाह रहे थे। वो यहाँ पे किसी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब विलय पत्र पे बोधचंद ने साइन कर दिए ना, तो मणिपुर के लोगों को ये लगा कि ये जो मर्जर है ना, ये फोर्सफुली किया गया है, जबरन किया गया है, उन पे जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर किया गया होगा। तो इस वजह से जो है जो वहाँ के जो लोग थे उसमें जो है थोड़ा सा अराजकता फैल गई। अराजकता फैली तो कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स बन के निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि मणिपुर के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें जो है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और ये उग्रवादी तरीके से काम करना चाह रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जब ये ग्रुप्स बनते हैं ना, तो फिर क्लैश चालू होता है। अब ये क्लैश बेसिकली आर्मी और इन ग्रुप्स के बीच में ही ना होते हुए भी यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, यानी कि बेसिकली जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स जो लोग हैं, उनके बीच में भी ये क्लैश होता है। तब इस क्लैश के जो कुछ कारण रहे, तो वो क्लैश के कुछ कारण ये रहे, तो बेसिकली ये जो क्लैश है ना 3 कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, नागा, मैती और कुकी। अब ये क्या कारण रहे? क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स इन सारे अपने अपने कम्युनिटीज़ में बनाए, ठीक है ना। मैती ने अपना अलग बनाया, नागा ने अपना अलग बना चुके थे, और इसी तरीके से कुकी भी अपना बना चुके थे। तो यहाँ पे जब अलग अलग ग्रुप्स बन गए ना, तो इनका जो है कुछ आपसी मतभेद भी पैदा हो रहे थे। तो अब ये मतभेद क्या थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं नागा और मैती के बीच में क्या मतभेद पैदा होता है। तो बेसिकली जब मणिपुर आज़ाद होता है, तो नागा के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने एक अपना ग्रेटर नागालैंड यानी कि एक नए नागालैंड राज्य की स्थापना करने के मांग करते हैं। उसमें जो है जितने भी नागा लोग जो हैं आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको मिला के एक नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड देश की बेसिकली उन्होंने मांग करी थी। लेकिन जो मैतेई जो थे वो इस तरीके की जो है विचारधारा नहीं रखते थे। वो ये चाहते थे कि मणिपुर जो है इन सब चीज़ों से बचे और इसका डिवीज़न ना हो। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा क्लैश पैदा होता है। फिर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो जून 2001 में निकल के आती है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। ऐसा क्या होता है उस समय ऐसा होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने जो है एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं नागास के साथ। और ये नागास के साथ ना केवल मणिपुर के नागास के साथ, बल्कि और भी जितने भी नागा कम्युनिटी हैं उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है।
तो ये पीस एग्रीमेंट जब साइन होता है ना, तो मैथीज को थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। मैथीज को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे ना, तो नागास को जो है, जो उनकी डिमांड थी नागालैंड की या ग्रेटर नागालिम जो देश की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ ना पूरी हो जाए। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है वो ये चाहते थे कि इस तरीके के पावर ना आए नागालैंड के वासियों के पास, नागा समुदाय के पास। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा भड़का देती है मैती लोगों को। तो फिर वहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा वायलेंस हो जाता है 2001 में। तो ये कारण रहा हमारे मैती और नागा के बीच में जो है क्लैश उत्पन्न होने का, कि एक तरफ नागालैंड की मांग हो रही है और दूसरी तरफ इसका अपोज किया जा रहा है। फिर अगर हम देखते हैं कुकी वर्सेस नागा और मैती का भी कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो कुकी और नागा के बीच में जो कन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है, बेसिकली जिस तरीके से जो नागा जो हैं वो अपने ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से कुकी भी जो है अपने कुकी होमलैंड की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लेकिन दोनों में फ़र्क है, ये समझिएगा, दोनों में फ़र्क ये है कि नागा जो है ना वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, ठीक है, एक अलग कंट्री बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो है कुकी जो है वो ये नहीं चाहते हैं, वो अलग कंट्री नहीं चाहते हैं, वो अपने एक क्षेत्र की मांग चाह रहे हैं जिसमें खाली कुकी कम्युनिटी रहे, और ये जो है मणिपुर का हिस्सा ही, यानी कि भारत का हिस्सा ही बनना चाह रहे हैं, और ये यूनियन में ही रहना चाहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क था कि नागा जो है अलग देश और यहाँ पे जो कुकी जो है वो एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब इन दोनों में जो है क्या क्लैश उत्पन्न हुआ। तो क्लैश उत्पन्न ये हो रहा है कि ये जो है कुकी की डिमांड है और ये जो नागालैंड की डिमांड है। तो इसमें जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो जो है दोनों में क्लैश कर रहे हैं, यानी कि नागालैंड जो जिन क्षेत्रों की मांग कर रहा है नागा लोग, वो भी इसमें आ रहे हैं, और जो कुकी लोग जिस क्षेत्र की डिमांड कर रहे हैं उसमें से कुछ क्षेत्र जो हैं दो इसमें आ रहे हैं। तो जब क्लैश होता है तो फिर दोनों के बीच में भी क्लैश उत्पन्न होता है। और इसी तरीके से जो है मैती भी जो है थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनके कुछ क्षेत्र भी इसमें जा रहे हैं और मणिपुर जो है फिर डिवीजन की तरफ बढ़ जाएगा, और वो नहीं चाहते कि मणिपुर डिवाइड हो। तो फिर इसमें क्या हुआ कि 1993 में, सितंबर 93 में नागा जो लोग थे उन्होंने जो है कुकी लोगों का जो है कई तरीके से जो है प्रताड़ित किया, और जो है 115 कुकी पीपल को जो है मारा गया, और काफ़ी हद तक बहुत बड़ा वायलेंस जो है क्रिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये लैंड की डिमांड को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट इसके बाद भी कुछ और कारण रहे। एक कारण तो हमने समझ लिया कि इस तरीके से जो है ट्राइबल्स जो है क्लैश उत्पन्न हो रहे हैं, बट कुछ एक्ट और प्रोविजंस ने भी इसमें थोड़ा सा ये चीज़ रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो 1960 में जो है एक एक्ट पारित होता है, जो है मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। अब ये एक्ट क्या कह रहा है? ये एक्ट बेसिकली ये कह रहा है कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो हिल एरियाज़ में लैंड नहीं खरीद सकते। बेसिकली नॉन ट्राइबल में मैती आ गए, तो यहाँ पे जो है ये ट्राइबल लैंड नहीं खरीद सकते, बट जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो लैंड खरीद सकते हैं, वैली में आके जो नॉन ट्राइबल लैंड है वो खरीद सकते हैं। तो इस वजह से जो है मैती को थोड़ा सा अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है, और वो थोड़ा सा इसमें नाराज़गी जताएंगे आगे जाके। फिर दूसरा जो है वो आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 हमारे संविधान का ये कहता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास एक शक्ति है। वो शक्ति ये है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी में आएगी, या कौन सा क्षेत्र जो है शेड्यूल एरियाज़ में या शेड्यूल ट्राइबल एरिया में आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये उनके पास पावर दी जा चुकी है। तो उन्होंने क्या किया है कि 1965 में एक कम्युनिटी बनती है, लोकल कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ये जो है इसको एक काम दिया गया कि वो ये डिसाइड करेगी कि इसमें कौन सी कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी में आएंगी और कौन से को एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कुछ चीज़ें समझी और कुछ पैरामीटर सेट किए, तो उसके बेसिस पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी और इसका जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि कुकी को जो है एसटी कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाता है, और यहीं पे नागा को भी एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। बट इसके अगर दूसरे कम्युनिटी यानी मैथी के बारे में बात करते हैं तो इसको एससी और ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। यानी कि लोकल कम्युनिटी ने भी जो है मैथी कम्युनिटी को एससी एसटी का दर्जा नहीं दिया है। फिर क्या हुआ कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं ना, तो मैथीज पीपल जो हैं थोड़ा सा अपनी एसटी डिमांड को लेकर आगे बढ़ाते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी जब प्रिंसली स्टेट बन रहा था मणिपुर, तभी से जो है इनको एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जा चुका है। इसको जो है बाद में शामिल नहीं किया गया एसटी कैटेगरी में। फिर ये कह रहे हैं कि हमें भी अपना कल्चर जो है प्रिजर्व करना है, और इसके अलावा कुछ कारण है कि जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है, क्यों अगर रिजर्वेशन होने के कारण जो है ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ जो है वो इसका जो है फ़ायदा उठा रही हैं, और लैंड का जो है लैंड परचेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो है अपनी जो डिमांड जो है 2012 से सामने रखी है, और उन्होंने एक कमेटी भी इस्टेब्लिश करी, शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, जिसके द्वारा जो है वो अपनी डिमांड को
सामने रख रहे हैं कि उनको भी जो है एसटी कैटेगरी का दर्जा मिले। लेकिन इसके अपोज में जो है वो अदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट दिए। वो ये दिए कि उन्होंने ये बोला कि मणिपुर जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा डोमिनेंस वाला ग्रुप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 35 की है, और अगर इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखें वो भी 35 का ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि 60 में से जो 40 रिप्रेजेंटेटिव है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो बेसिकली वैलीज में आती हैं। तो थोड़ा सा ये दिखाने चाह रहे हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं मैथीज के कंपैरिजन में। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से उनको अगर राइट्स मिल जाएंगे ना तो हमें भी जो है हमारी जॉब्स को भी खतरा आ जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ जो वैली का जो क्षेत्र है ना वो थोड़ा सा प्रॉस्पेरस है। प्रॉस्पेरस होने के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी खासी हैं और पैसा यहाँ पे अच्छा है। तो अगर वो ये चाह रहे थे अगर इस तरीके से उनको लैंड खरीदने का या एसटी स्टेटस मिल जाएगा ना तो वो हमारे हिल एरियाज़ में आके भी ये सब चीज़ें करेंगे और वहाँ पे हमारे जो संस्कृति है उसको जो खतरा पैदा हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने एक आर्गुमेंट देते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैथी कम्युनिटी जो है बेसिकली एससी और ओबीसी कैटेगरी जो पहले ही से उनका दर्जा मिला हुआ है तो वो इस कम्युनिटी का तो फ़ायदा ले ही रहे हैं, तो फिर उनको एसटी कैटेगरी होने का क्या मतलब है। तो ये आर्गुमेंट यहाँ पे निकल के आते हैं। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ और भी रीजन है जो वायलेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे तो एक क्लैश का कारण ये बन जाता है कि एसटी का दर्जा जो मांग रहे हैं दोनों कम्युनिटी और एक अपोज कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपसी मतभेद पैदा हो रहे हैं। फिर एक कारण ये रहा कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो उन्होंने जो है कुछ क्लेम किए। वो क्लेम क्या थे कि वो ये कह रहे थे कि जो 38 विलेज हैं चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मणिपुर में पड़ता है, जो कि एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जो है ये उनका क्लेम था कि इलीगल इंसेटलमेंट्स हो रहे हैं। उनका ये मानना था कि जो म्यांमार से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना वो जब वहाँ पे कंडीशन बिगड़ जाती है तो वो यहाँ पे आके सेटलमेंट करते हैं और इस वजह से जो है इलीगल सेटलमेंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं और इन जगह का जो है इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो है हम इस पर एक एविक्शन ड्राइव करेंगे और एविक्शन ड्राइव का उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो है अफीम की खेती हो रही है, अफीम की खेती इलीगल तरीके से हो रही है और ड्रग्स का जो है बिजनेस यहाँ पे किया जा रहा है, जिस वजह से जो है यहाँ पे आर्म्स का जो है इंपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है और आर्म्स को जो है यहाँ पे ज़्यादा लाया जा रहा है और इलीगल सेटलमेंट्स की वजह से यहाँ पे जो है कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई लग रही है। और इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है एविक्शन ड्राइव यानी कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए एक ड्राइव चलाती है, जिसकी वजह से जो है थोड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कुकी ग्रुप्स जो है वो भी ये आर्गूमेंट देते हैं या वो भी अपने पक्ष में एक चीज़ रखते हैं। उन्होंने 371C का जो आर्टिकल का जो है हवाला देते हुए ये बोला कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके जो ऑटोनॉमी उनको मिली है शासन करने की वहाँ पे उसको जो है हनन कर रही है और इस वजह से थोड़ा सा क्लैश यहाँ पे गवर्नमेंट और कुकीज़ के सामने निकल के आता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपनी इविक्शन ड्राइव चलाती रहती है और इसीलिए फिर क्या होता है कि जब इस तरीके की जो है घटनाएं जो हैं सामने आती हैं कि थोड़ा सा क्लैश कुकीज़ और गवर्नमेंट के सामने भी निकल के आता है, बट क्या होता है कि इसमें आग में घी का काम जो है बेसिकली एक जो हमने जजमेंट जो सुना था अभी 27 मार्च 2023 को जो आता है जो मैथीज को जो है वो एसटी का दर्जा देने की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा और जहाँ पे जो है चीज़ें एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं। तो मई 2023 में जो है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने जो है एक रैली निकालते हैं इसके अगेंस्ट में कि मैथीज को जो है वो इस तरीके का जो है दर्जा ना दिया जाए। लेकिन अपने फेवर में मैथीज भी जो है इस पर एक वो निकालते हैं रैली। तो जब रैली निकालते हैं तो दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं आमने सामने आ जाती हैं और जब सामने आती हैं तो इसमें वायलेंस पैदा हो जाता है और वायलेंस एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं तो दंगे और लड़ाई जैसी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है और दोनों कम्युनिटीज़ जो है हथियार निकाल के एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट कंडीशन जो है थोड़ा सा इसमें पास्ट का भी रोल रहता है कि एकदम से जो है पैदा हुई स्थिति नहीं हम इसको कह सकते। और जब इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे ये भी क्लेम किया जाता है कि जो पुलिस है तो बेसिकली जो पुलिस कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो वो कुकी समुदाय को सपोर्ट कर रही है और जो मैती समुदाय को जो है सपोर्ट करते हैं या मैती समुदाय से है वो मैती समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन निकालते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरीके से जो मणिपुर हाई कोर्ट ने इस तरीके का जो डिसीजन दिया है तो ये बेसिकली उनके राइट में नहीं आता है और जो बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बात है उसका जो अधिकार है हमारे राष्ट्रपति के पास में है, उन्होंने ऐसा बोला और इस तरीके के जो राइट्स जो हैं वो मणिपुर हाई कोर्ट के पास में नहीं है। तो इसके बाद जो है 4 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है और इसका काम जो है बेसिकली ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे स्थिति पैदा हुई और क्यों इसके क्या कारण रहे हैं। तो इसके जो हैं हेड जो हैं अजय लामर जी हैं
और जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हैं हाई कोर्ट के। तो इनकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी गठन की जा रही है। हालांकि अब ये चीज़ें तो गवर्नमेंट कर ही रही है, बट इसको जब तक ये चीज़ें करती है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गई है गवर्नमेंट। और अब जो है स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ही सोचनीय और थोड़ा सा ज़्यादा नाजुक बन गई है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हमारे लिए मणिपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, ठीक है ना। तो पहली बात हमने पहले भी देख चुके हैं कि म्यांमार जो है यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है ना, हमको उससे भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नज़र जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन पे पहले से रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है थोड़ी सी इंसर्जेंसी जो है इसको कम करना पड़ेगा। और इसको कम करने के लिए वही है कि ट्राइबल्स से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत के बिना नहीं सोल्यूशन निकल पाएगा। और इसको ऐसे जाने नहीं दिया जाना चाहिए इस जो मुद्दे को, क्योंकि ट्राइबल्स के को सेटिस्फाई करना या ट्राइबल्स की बातों को मानना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सबके अलग अलग हित हैं और उनको जो है एक साथ जो है एक टेबल पे लाना बहुत थोड़ा सा टफ काम है। बट ये है कि इसको करा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपके सामने सारे फैक्ट रखे हैं, मैंने यहाँ पे किसी एक पक्ष को जो है सपोर्ट नहीं किया है, ना फिर मैंने किसी एक पक्ष को जो है क्रिटिसाइज़ किया है। जो भी यहाँ पे फैक्ट थे, यहाँ हिस्ट्री में जो फैक्ट रहे हैं और जो करंट जो सिचुएशन बन के आई है, मैंने उसके बारे में आपको सारा डिटेल में और निष्पक्षता के साथ सारी चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पे मेरा मोटिव जो है आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना है और आपको जो है सारे इतिहास से परिचित कराना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आते हैं तो आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरीके से आप आंसर को टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेरे को क्रिटिसिज्म और या फिर किसी को सपोर्ट या फेवर में नहीं, मेरे को केस स्टडी नहीं करनी है यहाँ पे। बट मैंने यहाँ पे आपको एक सिचुएशन बता दी है कि किस तरीके से मणिपुर का इतिहास रहा है और जो सिचुएशन बन के आई है इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये सब टेलीग्राम के लिंक है, यहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। और ये इंस्टाग्राम मैसेज कोई क्वेरी हो आप कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।